नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेश पुरी। हमारे साथ हैं प्रज्ञेश सर। पहले भी आप 17वीं में भी देखे होंगे कि पटना हाई कोर्ट फिर से सुप्रीम कोर्ट तक 17वीं मामले को लेकर पहुँचे थे। इसके साथ साथ छात्रों को जो है वो पढ़ाते भी हैं और 71वीं को लेकर 71वीं में जैसे प्रश्न पूछे गए, प्रश्न कैसे थे, कितना कट ऑफ हो सकता है, और सबसे अहम है अभी मेंस को लेकर, क्योंकि 17वीं मेंस देखें और 71वीं जैसा पीटी हुआ, मेंस को लेकर भी ये बातें निकल के आ रही है शिक्षकों और छात्रों के बीच से कि मेंस भी 17वीं से भी थोड़ा अलग हटके होगा। तो अंततः 1298 सीटों में आप कैसे अपना स्थान पक्का करेंगे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और 71वीं प्रश्नों पर ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले 17वीं के समय में नमस्कार सर। और सबसे पहले 17वीं में जो है आप लोग प्रश्नों को लेकर बहुत विवाद हुआ था, आप भी कोर्ट में भी लेके गए थे प्रश्नों के स्टैंडर्ड को लेकर, फिर से गलत है उसको लेकर। 71वीं से संतुष्ट हैं सर आप? नहीं, 71वीं से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। वजह क्या है? सभी लोग कह रहे हैं कि अच्छे प्रश्न थे। पेपर का स्टैंडर्ड 17वीं से तो बेहतर था, लेकिन जो आयोग से हमारी अपेक्षा होती है कि आप प्रश्न त्रुटि विहीन, किसी कोई तो त्रुटि नहीं होगी, एक बिल्कुल अनएम्बिगुअस क्वेश्चन पूछेंगे आप, ठीक है, जिसमें कोई डेटा फैक्ट में गलती नहीं हो, वैसा प्रश्न इस बार भी देखने को नहीं मिला। मेरे हिसाब से 12 से 13 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 100% गलत है। अगर किसी को मेरे डाउट लगता है ताकि हम लोग आपके चैनल पर लाइव डिबेट कर सकते हैं, वो गलत होगा तो। सो विथ प्रूफ गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से वो प्रश्न गलत हैं और बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। उनमें हमारे ग्रुप भी है, जिससे ग्रुप को हम लोग ऑब्जेक्शन करवा रहे हैं। तो प्रश्न इस बार भी गलत था। तो कहने का मतलब है सर कि मानिए चलिए 15-20 प्रश्न मानिए, लेकिन चलिए वो प्रश्न में जो है ऑप्शन गलत होगा या प्रश्न गलत होगा, लेकिन प्रश्न का एक स्तरीय जो होता है, प्रश्न का स्तर 17वीं के तुलना में बेहतर था। 69वीं से कैसा देख रहे हैं सर? 69वीं थोड़ा कम था। 69वीं से कम था? ये 69वीं से कम था, लेकिन 17वीं से बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इस पर कट ऑफ गिरेगा। तो फिर कट ऑफ कैसे गिर जाएगा? 69वीं में तो 93 के आसपास सीट पर ज़्यादा है ना, 1298। 69वीं में सीट कम थी, 369 सीट की शायद। कितना लग रहा है सर, कट ऑफ कितना जाना चाहिए आप? मेरे ख्याल से 82-83 यूआर मेल, 82-83 जाना चाहिए यूआर मेल। और लेकिन इस पे एक और यहाँ पे कैविएट है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन किया गया है उस पे बीपीएससी कितने प्रश्नों को डिलीट कर रहा है। आप कितने प्रश्नों को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो 12-13 प्रश्न तो बीपीएससी को डिलीट करना ही करना चाहिए। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में गलत है, एकदम गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट को आप नहीं बदल सकते ना, आप जो डेटा फैक्ट्स उसको नहीं बदल सकते ना, तो वैसे प्रश्न तो 100% गलत है। ठीक है, वैसे प्रश्नों में अगर बीपीएससी डिलीट नहीं करती है तो मैं तो उसको भैया इंस्टीट्यूशनल तानाशाही मानूंगा, ये संस्थागत तानाशाही। जैसे बीपीएससी यूपीएससी ने किया इस बार, यूपीएससी 2024 को पढ़े, उसमें प्रश्न को गलत करके एक्सेप्ट भी नहीं किया हमने गलती। तो हाई कोर्ट के द्वारा तो सर आप लोग जब केस किए थे तो उसमें तो दिशा निर्देश दिया गया था प्रश्नों को लेकर और पूरे एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, तो उसका क्या, उसके हिसाब से क्या लग रहा है सर? देखिए, दिशा निर्देश दिया गया तो उसके कारण से कुछ ग्रीवांस पोर्टल वगैरह बीपीएससी ने दिया। इस बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, इस पे बीपीएससी का सराहनीय कदम है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न का जो त्रुटि विहीन, विदाउट मिस्टेक अनएम्बिगुअस क्वेश्चन फॉर्म करना, उसमें बीपीएससी बहुत पीछे है सर। ये कल आया सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी आंसर की आया, पूरे अगर सारे पेपर को मिला ले तो लगभग 22 क्वेश्चन डिलीट किए गए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ, उनके पास इस चीज पे या तो कैजुअली लेते हैं पेपर फॉर्मेशन को कैजुअली लेते हैं, या फिर उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं है जो एक्सपर्ट बिल्कुल अरे हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम लोग 5 बार रिव्यू करते हैं कि टेस्ट सीरीज हमारा एक भी क्वेश्चन में गलती ना जाए, और गलती जाता है तो हम लोग विद एक्सप्लेनेशन को रेक्टिफाई करते हैं। मैक्सिमम 1 से 2 गलती अगर होता भी है वी इमीडिएटली एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर आयोग जो साल भर में एक पेपर बनाती है उसमें अगर ऐसे ब्लंडर्स कर रही है, ऐसे ब्लंडर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में, जो इस्टेब्लिश फैक्ट के खिलाफ में है, तो वैसे में आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आयोग के 2-4 क्वेश्चन सर। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं लेता हूँ जो लेजिस्लेचर में लैंग्वेज की बात है, उस क्वेश्चन में उन्होंने ओनली लगा रखा, उसमें कोई ऑप्शन ही फिट नहीं बैठ रहा है।
लाला हरदयाल के बारे में उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि वो स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जो कि है ही नहीं, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सबसे ब्लंडर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सबसे ब्लंडर क्वेश्चन जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है, और इस क्वेश्चन में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी गलत है। आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, आपके कैमरा पे सामने आकर बोल रहा हूँ, जिसने बोला है कि बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 से पीक पे जाएगा, एकदम सरासर गलत है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बिहार की इकोनॉमिक्स में, इसलिए मैंने बिहार का जो वित्त विभाग है वहाँ मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि अपनी इकोनॉमिक सर्वे में सुधार करवाइए। और इस क्वेश्चन के लिए आई एम गिविंग ओपन चैलेंज फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म कि कोई भी आकर उस पर डिबेट कर ले मेरे से कि वो क्वेश्चन सही है गलत है। बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीक 2041 में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इंडिया का है। अब बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट है, मतलब सबसे पीछे चल रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। तो बिहार का जो पीक आएगा वो 2041 के बाद आएगा। और मेरे पास यूएनएफपीए का डेटा, उसके हिसाब से इट विल कम अराउंड 2061, 2061 में आएगा। तो वो क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है। को जो भी एग्जामिनर बना रहा है क्वेश्चन को, सीधा उठा के विदाउट अप्लाइंग योर ब्रेन यू आर मेकिंग सच अ बुलशिट क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चैलेंज इस बार भी मुझे देखने को मिला। और एक बात आदिश भैया आपसे मैं कहना चाहूँगा, हम लोग इस एग्जाम को ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव वर्ड हटा के ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक मल्टीपल चॉइसेस में एक कोई ऑप्शन को चूज करना है। हम हमेशा ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जब हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते थे, फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल होता है, उसमें लोग वर्ड पढ़ते तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसा जो हमारे और आपके इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड वो सही है। ये हमारे और आपके सोच के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये सही होगा, ये सही होगा। वो हमारे और आपके सोच के बियॉन्ड ऑब्जेक्टिवली सही है। वो फैक्ट है। पूरब सूरज में नहीं जा सकता है। हाँ, पूरब सूरज में उगता है, वो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। इसमें हमारा और आपका इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। सो यूपीएससी और बीपीएससी के आप जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और जब ये ऑब्जेक्टिव वर्ड जब क्वेश्चन में जितनी एम्बिग्यूटी हो जाती है, एक ही दो तीन स्टेटमेंट पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। एक फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, गलत चाहिए कि सही चाहिए। कितने सारे क्वेश्चन एम्बिगुअस, मतलब उसमें मीनिंग नहीं निकल के पा रहा है कुछ एक जो नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित वो क्वेश्चन 100%। अब ये अब देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ, प्रश्न ने ये पूछा कब रीएस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, अब इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 2010 के नवंबर में ये एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर लिखा हुआ 2010 में स्टैब्लिश किया गया। जो एक्ट है उस एक्ट के तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि 2010 में स्टैब्लिश किया गया। लेकिन बीपीएससी का इंटरप्रिटेशन है कि 2014 में जब क्लासेस शुरू हुई तो तब से मानेंगे रीएस्टैब्लिश। तो वैसे में तो 2024 में मोदी जी ने नया बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तो उसको मान लो। तो इंटरप्रिटेशन बेस्ड नहीं, इट्स नॉट सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ये ऑब्जेक्टिवली फैक्ट के ऊपर होना चाहिए कि हाँ भाई ये फैक्ट है। जब पूरे दुनिया के फैक्ट बता रही है, जो एक्ट है हमारा संविधान का, जो संविधान एक्ट के थ्रू जो पारित हुआ है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सर ये ऑब्जेक्शन मांगा जा रहा है, बीपीएससी के द्वारा मांगा भी जाता है। सर क्या आशा क्या है आपको, और ये पहल पर आपको क्या विश्वास लगता है सर? नहीं, मैं इस बात के लिए बीपीएससी का धन्यवाद देता हूँ। बीपीएससी का ये सराहनीय है, क्योंकि यूपीएससी तो ऑब्जेक्शन भी नहीं लेती है। यूपीएससी तो सबसे बड़ी तानाशाह संस्था है। ये तो कम से कम बीपीएससी हम लोग एक विंडो दे रही है, हम उस विंडो में अपने ऑब्जेक्शंस को क्लेम कर सकें। तो ये मैं सराहनीय प्रयास मानता हूँ। हाँ, बशर्ते इस ऑब्जेक्शन का विंडो को सीरियस वे में लेके, जितने छात्रों का ऑब्जेक्शन है सीरियस वे में लेके एक प्रॉपर एक्सपर्ट कमेटी बैठाए, एक अच्छी एक्सपर्ट कमेटी बैठाए कि उनका क्वेश्चन का पुनर्निरीक्षण हो। क्योंकि आदेश में पिछली बार जानते हैं क्या हुआ था, आप तो बहुत अच्छे से चीज़ को समझते होंगे। पिछली बार बॉर्डर पे जो लोग कट ऑफ के बॉर्डर पे थे, 90 नंबर पे, एक नंबर पे 4 सा बच्चा था। अब सोचिए किसी एक बच्चे का क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि क्वेश्चन सही है उसका बनाया हुआ, तो बच्चा तो विदाउट उसका कोई गलती नहीं है, वो बाहर हो गया। ठीक है, तो इस चीज को किसी जो एग्जाम फेयर होना का मतलब ये होना चाहिए, जो बच्चा डिजर्विंग है उसको एंट्री मिलनी चाहिए, उसको मेंस लिखने का मौका मिलना चाहिए। सर मेंस के लिए आप क्या कहेंगे? चलिए सर, ये तो बीपीएससी का अभी तो खैर ऑब्जेक्शन, हाँ, रोक पुराना है इसका। और क्या कहेंगे सर आगे, छात्रों को क्या कहेंगे? मैं छात्रों से कहूंगा कि बाबू देखो, तुम लोग अभी ऑब्जेक्शन का विंडो का टाइम है। ऑब्जेक्शन बिल्कुल, जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन फैक्चुअली इनकरेक्ट है, अनएम्बिगुअस है,
उस पर ऑब्जेक्शन का टाइम, ऑब्जेक्शन का विंडो है, उसमें ऑब्जेक्शन बिल्कुल प्रॉपर मैनर में करो, बिल्कुल एक ढंग के फॉर्मेट में। इनफैक्ट इसके लिए कुछ छात्रों ने ग्रुप बना रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रूफ कलेक्शन के लिए, तो वो ग्रुप का भी लिंक आप प्रोवाइड करा दूंगा मैं, उसको ग्रुप का लिंक ऐड कर दीजिएगा। बच्चे उस ग्रुप से जुड़ के आपस में कोऑर्डिनेशन करके बढ़िया से आप इसको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ठीक है, लीगल वे में सब कुछ कीजिए, ठीक है, और आगे मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम का विंडो, टाइम बहुत कम है। अगर आप किसी चीज में उलझे रह जाएंगे, पी मार्क्स में, ये ऑब्जेक्शन में, इसके, तो आप पैरेलली दोनों को लेके चलना पड़ेगा। यू कांट वेट कि अभी हम ऑब्जेक्शन कर लेते हैं, फिर रिजल्ट आने देते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट केस करेंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हमने पहले भी अनुभव किया। इसलिए आप जो भी कैंडिडेट का 75-76 यूआर मिलने बन रहा है, यहाँ से आप शुरू हो जाइए प्रिपरेशन करने के लिए, एकदम बिल्कुल आंख मूंद के प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जो चीजें हैं आप ऑब्जेक्शन करके छोड़ दीजिए। अब आयोग के ऊपर 70वीं का सर ये जो एक्सपीरियंस रहा सर, वो बड़ा ही नुकसानदायक। हाँ, 70 ये एक्सपीरियंस बहुत ही नुकसानदायक रहा। और मैं हमेशा से उस समय भी बोलता था कि जो बच्चे पढ़ाई करे, पढ़ाई करने दो, आंदोलन रोड पे जाके कुछ नहीं होना है। पिछली बार में देखा हम लोगों ने कि आंदोलन में गुटबाजी और पॉलिटिक्स हो जाता है, ठीक है। वो उस चीज से बचते हुए जो लीगल प्रोसेस है, संवैधानिक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलिए। ना कि आप मेन से फोकस करिए, मेन से समय टफ होने वाला है। मेन सर ये जैसे जीएस है जो फर्स्ट पेपर, अगर हम चर्चा करें, क्या लगता है वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन या फिर उसमें कुछ रिफॉर्म हो, ये सब होगा, उसको चेंज किया जाएगा स्वरूप के उसको? देखिए, तीनों पेपर हम लोग आएंगे। जो जीएस 1 का पेपर है, जीएस 1 के पेपर में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो डायनामिक होगा। उसमें क्वेश्चन आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, हम लोगों ने एक विगत वर्षों में पैटर्न देखा है कि पुराने पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सर इसमें पीवाईक्यू नहीं आया सर, पीटी में नहीं आया। मेंस में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन में पीवाईक्यू नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज करने को देते, हो सके मौर्य पेंट कला को पटना कला से, पाल कला से कंपैरिजन करा दे। तो यहाँ पे अब नोट्स रट के नहीं होगा। ये जस्ट एक बीपीएससी क्लियर कट इंडिकेशन है, वो 70वीं में ही दे दिया था। जो डीआई का क्वेश्चन आया था, सबों के लिए बाउंसर था, मतलब बहुत टाइम टेकिंग था। सर डीआई के लिए क्या कहेंगे सर? वो टाइम टेकिंग सर, ये अभी से प्रैक्टिस करो। डीआई को लोग बड़ा हल्का में लेते हैं, ठीक है, और डीआई वैसा सेक्शन है जो डीआई आपका काफी स्कोरिंग होता है। तो अभी से ही डीआई जो लोग लास्ट में 8-10 दिन में करते हैं, वो अभी से सेगमेंट में बांट लें और अभी से ही करना शुरू कर दें। सो पेपर वन देखिए, पेपर वन बच्चों काफी स्कोरिंग होता है। 180-185 स्कोर लाना बहुत इजीली पॉसिबल है, बशर्ते आपके उसमें सर एक और चीज़ है सर, अगर हम 70वीं का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन समझना भी एक अपने आप में कला है। जैसे उसमें कहता है कि आप विश्लेषण करें, आकलन करें, आलोचना करें, समालोचना करें, उस पर अपना जो है एक्सप्लेन करें। मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 95% टीचर्स को इस चीज़ को खुद नहीं पता होगा कि जो डायरेक्टिव्स दिए रहते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, इलुसिडेट, एनालाइज, डिस्कस, एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, तो इसी में होता है। ये एक क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है ओनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्टिव। और मैक्सिमम छात्र, हम भी जब तैयारी करते हैं तो ये सब लास्ट में देखते ही नहीं, देखते नहीं। और जब पानीपत के युद्ध का जो है, पानीपत देखा, लिखना शुरू कर दिया, पानीपत शुरू हो गया। सो सबसे पहले यहाँ पे मेंस के लिए प्रॉपर मेंटरिंग की जरूरत है। और मैंने कम से कम 2000 क्वेश्चन एनालाइज किए चेक्ड कॉपी के, जो बीपीएससी के द्वारा कॉपी चेक होकर बच्चों को मिलती है। मैं कलेक्ट करा के मैंने कम से कम 2000 क्वेश्चन एनालाइज किए हैं। और उसमें मैंने एक चीज गौर किया कि कंटेंट से ज्यादा ये मैटर करता है ये क्वेश्चन का अनुरूप आपने लिखा कि नहीं, प्रश्न के अनुरूप आपका उत्तर है कि नहीं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर कॉन्टेंट। और इस चीज को लेके जो सबसे बड़ी कमी है वो ट्रेन की कमी है। मतलब आपके पास जो बच्चे टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, आई हैव सीन द मल्टीपल कॉपी जो टेस्ट सीरीज वगैरह का, बहुत ही ऐसे लगता है किसी ने बस ऐसे 2 मिनट चेक करके फीडबैक दिया, हाँ ठीक है, गुड। नो वन इज गिविंग फीडबैक लाइन बाय लाइन पढ़ के, भैया तुमने इंट्रो में ये गलती की है, तुमको यहाँ डायग्राम बनाना चाहिए था, तुमने यहाँ पे ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं लिखा, तुमने कमीशन के बारे में नहीं लिखा, तुम्हारा इंट्रोडक्शन में तुम्हारा जो कंक्लूजन है बहुत जेनरिक है, इसको ऐसे सही कर सकते हो। सो दैट इज मिसिंग इन द मार्केट। और इसका इम्पैक्ट बीपीएससी के एग्जाम में कॉपी में देखने को मिलता है कि 90% कॉपीज में आई हैव सीन कि क्वेश्चन का डाइग्रेशन बहुत है। डिमांड क्वेश्चन कुछ और जब बोल रहे थे, कमेंट है, एनालाइज है, और उसमें जो लिखा जाता है बच्चे कुछ और, वो जो बच्चे कंटेंट लिखते हैं, बस क्वेश्चन देखा फेडरलिज्म,
लिख शुरू होगा फेडरलिज्म के बारे में, सब कुछ जितना याद करके गए वो सब लिख देंगे। सो इसके लिए यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। कंटेंट को आप कैसे वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, डायग्राम कौन कौन सा फैक्ट आप डाल रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एग्जैक्टली डूइंग द कंटेंट। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन है। कंटेंट का सर कैसे पहचान किया जाए सर? मेंस में अगर आपको कंटेंट देखना है कि हम भाई पढ़े तो ये चीज़ एक तो है कि स्तरीय हो, दूसरा है कि जो पूछा जाता है उसको सपोर्टिंग हो उसके लिए कि हम पढ़ के गए, उससे कितना भी घुमा के पूछा गया तो उसके लिए हम सपोर्टिंग फैक्ट लगा दिए, उसमें जानकारी मेरे पास है। तो सर ये जो आजकल जो चल रहा है मार्केट में, आप देख ही रहे होंगे बीपीएससी के सामने नोट्स बड़ा पड़ा है, ये टीचर वो टीचर, कौन क्लासेस, अफसर लोग कितना लगा हुआ है इसे बनाने में। तो सर ये छात्र जो है वो एक तो इंटरनेट के माया जाल में फंसे हुए हैं, ऊपर से जो है वो किताबों गाइड के माया जाल में फंसे हैं। ये रियल कंटेंट जिसको पढ़ा जाए जो कि एक यूनिवर्सल होता है, क्या है वो? इसके लिए तीनों पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो सबसे GS1 के पेपर के बारे में हमने बात कर ही लिए, स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम GS2 के पेपर में। GS2 के पेपर में आप रट के कंटेंट्स काम नहीं चलेगा। ये जो आप जो बता रहे हैं कि हाँ, उसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, फेडरलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे क्वेश्चन आया था कि इंडिया का जो फेडरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिटरी एंड डाइवर्सिटी के दोनों को मिला के चलने वाला है, ठीक है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जरूरत पड़ी क्यों, फिर इसको दो अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। सो नाउ यहाँ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है इज दैट कि आपके पास उस कंटेंट का बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फेडरलिज्म है क्या सर, कैसे होगा आखिर? आप ही सोचिए सर, 10वां तक देखिए सरकारी स्कूल का स्थिति, खासकर हम बिहार के ग्रामीण और हिंदी मीडियम के छात्र की बात करें, 10वां तक पढ़ाई क्या होता है आप भी जानते हैं। यूनिवर्सिटी में ताला लगा हुआ है बिहार का। अगर पटना यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेज को छोड़ दिया जाए, कहीं पढ़ाई नहीं है सर। मैं उसके बाद सर कोचिंग में आते हैं। कोचिंग में भी आप देख ले, ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो कि जिनका लैंग्वेज और जिनका स्तर जो है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कैसे उनका भला होगा सर? बिहार का भला, बिहार के आज जब बोले ना कि बीपीएससी में जो गलत प्रश्न हमेशा आते हैं, लाइलाज बीमारी बन गई है, इसके पीछे पता सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? ना बिहार, ना बीपीएससी है, ना छात्र हैं। ये जो बिहार का प्रबुद्ध समाज है ना, जो बिहार के शिक्षक हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, वो उसमें से कोई भी एक आदमी उठ के आवाज नहीं उठाता है कि हमारे यहाँ का जो हाईएस्ट एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी है वो ऐसे गलत प्रश्न क्यों बनाता है। आज अगर सिर्फ हम कोचिंग वाले क्यों उठाएं, अगर आज बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस बात को उठाते, कोई एक जगह कॉलम लिखता किसी न्यूज़पेपर में, ये कोई जगह इसको डिबेट करता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो प्रबुद्ध समाज है, जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं शिक्षक में, प्रोफेसर वगैरह, उनका सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट है आज हमारे यहाँ पे स्थिति लाने के लिए। दूसरी वजह तक कंटेंट की बात कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा बेसिक पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। एनसीईआरटी में खास पॉलिटी वगैरह में जो कुछ सेलेक्टिव है, पॉलिटिकल थ्योरी है क्लास 11 की, आप वो उठा सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क ये उठा सकते हैं। और कम समय है तो किसी अच्छे मेंटोर के पास जाएं, 2-4 अच्छे, 100 पटना में हैं तो उसमें से 2-4 अच्छे हैं, ये मेरा भी व्यक्तिगत मानना है। 2-4 अच्छे टीचर हैं जो सच में उस कंटेंट का लेवल है, जो सच में उनको समझ है एग्जाम की कि एग्जाम का क्या डिमांड है, तो उनके पास जाके कम समय में आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो कहूँगा सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। द हिंदू हो गया, उसके आर्टिकल्स वगैरह देखने का, समझने का प्रयास कीजिए। आप एनसीईआरटी देखिए, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए। गवर्नमेंट की जो खुद का पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आंसर इफ लगातार लिख के किसी अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर से, मैं हमेशा मैं अपना टीचर नहीं बोलता हूँ, आई टेल माई सेल्फ एज ए कोच और ट्रेनर। हम एक ट्रेनर हैं, ठीक है। आप अपना आंसर मुझे दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ ट्रेन करके, भैया देखो इसमें ये स्ट्रक्चरिंग इशू है, इसमें ये। और मेरे यहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम लोग लाइव इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट के साथ में। हर क्वेश्चन के बाद मैं खुद बैठ के बताता हूँ, बिल्कुल रिकॉर्डेड लिख भी उसको देता हूँ। तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कंटेंट को जब आपको इम्प्रूव करना है ना, एक तो या तो आपको गुरु तो चाहिए जो उस लेवल पे खुद हो, हाँ, वो सीनियर हो, हाँ, भाई हो, मित्र हो, हाँ, कोई हो। आपके घर में कोई सिलेक्टेड हो चुके हैं, कोई ऐसा मेंटोर हैं, उनसे संपर्क लीजिए। लेकिन आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपको सही दिशा बता सके। यहाँ तो भर गए हैं जो खुद नहीं, एक को भाई पीटी परीक्षा निकाल है, हुआ के पढ़ाना शुरू कर दे रहा है कुछ भी। एगो कोई शिक्षक है जो बोलते हैं इंडो बांग्लादेश रिलेशन में कि बांग्लादेश पे एक बम इधर मारो, एक बम उधर मारो, बांग्लादेश रिलेशन ये पढ़ा रहे हैं, इंडो बांग्लादेश रिलेशन। तो दिस इज हाउ द कंटेंट हैज बीन डिग्रेडेड बाय सम टीचर्स। तो दैट शुड नॉट हैपन।
कंटेंट ऐसा पढ़ाइए कि बच्चों, कम से कम एक बात तो बोलूं आदेश पे, मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, 5 बार मेंस लिखा, ठीक है, इंटरव्यू में भी अपियर हुआ, सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में, लेकिन मैं इस बात के लिए यूपीएससी के बहुत आभारी हूं कि मैं उस एग्जाम के तैयारी करने के बाद मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन के बाहर आया, बिकॉज आई न्यू एवरीथिंग, मैंने सब चीज पढ़ा। हाँ, ये तो सिविल सेवा के कैंडिडेट के साथ प्लस पॉइंट होता है। और उसके लिए मेरे टीचर्स भी वहाँ पे थे, जो जिनसे मैं पढ़ा हूँ दिल्ली कोचिंग में, ठीक है, उन टीचर्स में वो क्वालिटी थी जो मुझे उस चीज के लायक बनाया। हम यहाँ से पढ़ के वहाँ पे जाने के बाद आई फील कॉन्फिडेंट पर्सन। एटलीस्ट बीपीएससी की तैयारी करने के बाद सिलेक्शन हो ना हो, कम से कम आपके पास एक पर्सनालिटी भी चेंज आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, ये कोई राइट्स की बात चल रही है तो इस बात किस राइट्स का हनन हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ रट के नहीं काम चलने वाला है, इसके लिए यू नीड अ गुड मेंटोर, यू नीड अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट। और इसमें एक और बात जो जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्से वाला। एस्से का पेपर मैंने जो करीब अभी 60-70 कॉपी में एनालाइज किया है GS2 में। GS2 में हाईएस्ट मैंने 169 देखा, 169 कम से कम 7 से 8 लोगों का है मेरे पास। एवरेज 145-46 जो लोग सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जो फिर नीचे में आ जाते हैं तो 130-35 वाले भी, वो भी सिलेक्टेड है लेकिन रैंक नीचे है। 120 से अगर आपका GS2 में नीचे है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो वो उनके कॉपीज मैंने देखा कि क्या पैटर्न है, आखिर वो जो टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स का 169 क्यों आ रहा है, और सेम कंटेंट पे सेम नॉलेज बेसिस पे 130 क्यों आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई कि उसमें कुछ तो है कि इनका क्वेश्चन का सिलेक्शन बड़ा अच्छा है, वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चूज करते हैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे 2A 2B। अब 2A 2B में क्या था कि 2B वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, फेडरलिज्म वर्ड देखे सब अटेम्प्ट करे, सबको लो स्कोरिंग हो गया। उसी में 2A जो था वो फैक्चुअल था, तो 2A जो भी स्कोर किया था सबको हाई मार्क्स मिला। तो ये सभी आपको समझना पड़ेगा। GS2 में आपके पास जो बैंड है वो मैक्सिमम 150-160 तक का है, वहां आप जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो रणनीति होनी चाहिए। एस्से वाला इस पार्ट जो है, एस्से वाला इज गेम चेंजर। एस्से वाले के पेपर से आपका सिलेक्शन में आपका रैंक डिसाइड हो जाएगा कि आप टॉप 10 में जाने वाला है कि टॉप 100 में जाने वाला है। लेकिन एस्से सर तो अपने आप में वो सब कुछ है, एस्से में सब कुछ। और एस्से में एक और चीज, लिखने के लिए भी आपको सारा ज्ञान चाहिए, सब कुछ उसमें आपको होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और एस्से में एस्से का जो सबसे सही स्ट्रेटेजी है, सबसे कम मेहनत में आप एस्से में 180-190 स्कोर कर सकते हैं, वो तरीका है कि आप ना 10-15 टॉपिक पे रॉ कंटेंट तैयार कर लो। आप किसी टॉपिक पे एस्से मत पढ़ो। जो मार्केट में किताब आती है कि ये निबंध वो निबंध 50-100 निबंध पढ़ लिए, उससे कभी आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे। आप क्या कीजिए कि आप 10-15 मेन थीम्स पे रॉ कंटेंट तैयार कर लीजिए, और कोई भी टॉपिक आएगा तो आप उसी रॉ कंटेंट को मिला के आप ऐसा तैयार कर देंगे। दिस इज अ स्ट्रेटजी आई हैड यूज्ड माय यूपीएससी एग्जाम में, और हर बार मेरे एस्से में अच्छे नंबर आए हैं। और इनफैक्ट मैंने अपने बच्चों से इंप्लीमेंट करवाया है, ठीक है, उनके भी काफी 68 में 69 में अच्छे नंबर आए हैं एस्से में। तो ये इस एस्से की बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही अच्छा कंटेंट आप दे सकते हैं, बशर्ते आप 10 से 15 थीम तैयार कर लीजिए, उस थीम को फिर आपस मिक्सअप करके, जैसे कैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपके वहां से डिश मेन्यू में तो 125 आइटम है, 125 आइटम थोड़ा ना होता है अंदर में, वहां तो ग्रेवी 5 को ग्रेवी रहता है, ठीक है, वही 5 ग्रेवी पे आपको मिला के आपको डिश बना के देगा। तो ये स्मार्टनेस चाहिए बाबू, वो आप किताब पे 150 से किताब पढ़ के ना होगा, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस लाना पड़ेगा, और ऐसे कैसे प्रेजेंट करना है, क्या भाषा रखनी है, क्या फ्लो रखना है। सर देखा जाए तो अभी 4 महीना है मेंस में सर, अच्छा समय मिला है, और 17वीं में समय लोग को नहीं मिला, उसमें तो बहुत विवाद हो गया था, छात्र जो है मेंटली एकाग्र नहीं हो पाए थे। 4 महीना है सर, 4 महीना यूटिलाइज करने के लिए आप क्या कहेंगे छात्रों को? शुरुआत में सर ये एक मंथ वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कब उन्हें पढ़ना चाहिए, कब उन्हें टेस्ट सीरीज देना चाहिए, इसका क्या हो सकता है सर? शुरुआत में ही टेस्ट सीरीज दिया जाए, या एक क्वेश्चन पर पहले प्रैक्टिस किया जाए, पढ़ा जाए, प्रैक्टिस किया जाए, उसके बाद लास्ट में जो है फुल लेंथ टेस्ट पे आया जाए, क्या होना चाहिए सर? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं लास्ट 1 महीने में, तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, क्योंकि शुरू में जब पेपर लिखने जाएंगे आपका नंबर कम मिलेगा, तो इसलिए वो स्ट्रेटजी कभी सही नहीं है। आप क्या करें, आप वीकली प्लानर बनाएं। एक तो पूरा 3 महीने का 4 महीने का प्लानर बना लीजिए, फिर वीकली प्लानर। इस वीक में हम पॉलिटी का प्रेसिडेंट पे खत्म कर लिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट पे कोशिश कीजिए पिछले PYQ में जितने क्वेश्चन आए हैं और जितने क्वेश्चन यूपीएससी में उस टॉपिक से पूछे गए हैं, अब उनको अटेम्प्ट कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि कोचिंग वाले सब जो यहाँ पे हैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन ट्विस्ट करने के चक्कर में ना कई बार आउट ऑफ बॉक्स जाकर पूछ लेते हैं जो एग्जाम में नहीं आएगा, उससे बच्चा भी डिमोरलाइज होते हैं।
तो आप क्या करें कि आप वीकली प्लानर बनाएं, और वीकली प्लानर के साथ साथ क्या करें, एक वीक में आप एक सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करें संडे को, डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। अभी से करना पड़ेगा। एकमात्र तरीका है रामबाण एक शब्द में मेंस निकालने का, दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप रोज कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा। इवन कि आपका कंटेंट एवरेज है और आपका कंटेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ऑसम है, लेकिन आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं अपने विगत अनुभव से कह रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखे हैं, मेरे कई सारे दोस्त लोग आईएएस हैं, बहुत स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हुए हैं। आंसर राइटिंग जैसा कमांड है वो सेलेक्ट होगा ही होगा, इसलिए आंसर राइटिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। आज अब रैंडम नहीं करना है, पहले टॉपिक पढ़िए। जैसे आज आप पढ़ना खूब है, लेकिन हाँ पढ़ना खूब, रोज 1 घंटा निकाल लीजिए आंसर राइटिंग के लिए। दिन में अगर आपने एक टॉपिक खत्म कर लिया, आर्टिकल 1 to 14, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर आपने इकोनॉमी में पढ़ लिया, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, या अपने बिहार के बारे में पढ़ा, तो टॉपिक एक बार खत्म करने के बाद उसको आप एक बार विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। खास टॉपिक मैंने क्या क्या पढ़ा, उस पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और इसको किसी से इवेलुएट करो। खुद लिख के खुश नहीं हो जाना है, तो बड़ा बढ़िया लिख लिया, तो लिख लिया, उसी में सीधा चौड़ा हो गया, नहीं, गेट इट इवेलुएटेड, फीडबैक लो और उस फीडबैक इमीडिएटली इंप्लीमेंट करो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट। तो दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी। तो वेरी फर्स्ट, अगर इस 1 महीने में अपने को मोमेंटम में ले आइए, सिलेबस को भी 1 महीने में 40% सिलेबस खत्म कर लीजिए। यहाँ पे तो राइटिंग कम भी चलेगा, लेकिन राइटिंग करते रहिए, 40% सिलेबस खत्म कर लीजिए। एस्से का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि एस्से लिखा कैसे जाता है, एस्से का डिमांड क्या होता है, क्या एस्से में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फ्लोरी लैंग्वेज देना है, कितना कोट देना है, ये सब दिमाग में एक ढांचा बना लीजिए। फिर वो नेक्स्ट लास्ट 2-3 महीने में दोनों का सम्मिश्रण चलेगा, कंटेंट भी इनरिच होते जाएगा। जैसे कंटेंट इनरिचमेंट में क्या हो गया, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ पे कौन सा कमीशन नोट फैक्ट डालना है, कौन सा ऑथर को कोट करना है, कौन सी किताब को कोट करना है, ये सब आपका सेकंड या थर्ड फेज में होगा। अभी बेसिक आंसर राइटिंग, फिर उसका एनरिचमेंट। सर एक चीज़ आपको लगता है, जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, जिस तरह 17वीं में पूछा गया, कोई अच्छे से तैयारी करे तो रैंक भी अच्छा आने का और अंक भी अच्छा आने का संभावना इसमें बन रहा है 100%। जो अच्छे से तैयारी कर लेगा, 4 महीना प्रॉपर में अच्छे से लिख दिया, उसका सिलेक्शन पक्का जो है। पहले पूछा जाता था कारण परिणाम, उसमें है कि एवरेज हो जाता था, ये एकदम डिसाइडिंग है। अगर आप अच्छा किए, पूरा लिखे, हाँ आप लिखे तो आपका सिलेक्शन होगा। भाई मैंने कॉपी देखा, जिन लोगों के 169 नंबर थे, उन सब में एक कॉमन पैटर्न है। 8 से 9 कॉपी मेरे पास है जिनमें 169 नंबर है GS2 में, उन सब में कॉमन पैटर्न है। उनका सबका कंटेंट का बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट है। वो तो नहीं लिखे हैं जितना एग्जाम में जितना एग्जाम क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। कोई बाहर नहीं भागा है। इनफैक्ट किसी ने 4 ही पेज में खत्म किया आंसर, फिर भी उसको 23 नंबर मिला है। अब कोई बच्चा 6 पेज में भी लिखे भी 5 नंबर ला रहा है। तो ये दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसके लिए सर आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो प्रज्ञ सर थे और हम लोग खुल के चर्चा किए। गलत प्रश्नों को लेकर भी नाराजगी है सर की, और लेकिन साथ साथ सर का ये भी कहना है कि देखिए वो एक प्रोसेस है, आयोग के द्वारा एक दिया गया है हम लोग को सुविधा, और उस पर जो है हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ आपको मेंस की तैयारी से खुद को अलग नहीं करना है। मेंस की तैयारी में आपको कंटिन्यू रहना है। जो आपको सुविधा मिला हुआ है उसका लाभ उठाना है, और जो आपका ऑब्जेक्शन है, जिससे आपको दिक्कत है, उसके लिए भी अपना विरोध दर्ज कराएं आप। उसके लिए आयोग के द्वारा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में हम लगातार कहते आए हैं, 17वीं के समय भी आपको लगातार कहते आए कि देखिए इन सब मामलों में ज़्यादा सीरियस होने से, यानी कि विवाद में ज़्यादा सीरियस होने से अंततः नुकसान छात्रों को ही होता है। और ये मैं लगभग 15 सालों से देखते आ रहा हूँ कि अंत में छात्र के साथ ही अन्याय हो जाता है, उनका बहुत समय बर्बाद हो जाता है, या फिर वो मेंस देते भी हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो एक सामंजस्य बना के चलना है, और सबसे हम अपना पढ़ाई को जो है वो पीछे नहीं करना है। मान लेते हैं BPSC आपके हर एक ऑब्जेक्शन को मान लेती है, और जनवरी में ही आपका एग्जाम हो जाता है, तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो सर आप जुड़े हैं, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, नया टेक्निक। एक और चीज में ये कि हम लोग अभी डेमो फ्री कर रहे हैं सबको समझाने के लिए, मतलब फ्री वर्कशॉप है, जिनको भी समझना है आंसर राइटिंग को, ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्रॉपर बहुत ही साइंटिफिकली एनालाइज करके एक मॉड्यूल बनाया फ्री में, ठीक है। इसमें कोई फीस वीस नहीं है।
जो कोई भी जुड़ना चाहता है आके जुड़े। अभी हम लोग का फ्री वर्कशॉप चलने वाला है। जी सर, तो चलिए सर का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जिससे आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में है डेमो क्लास। सीखिए, नए लोग हैं, यूपीएससी दिए हैं, नए टेक्निक जानते हैं, जो आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से लिख कर ये यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो इन सब ज्ञान को आप लीजिए और एग्जाम निकालने में मददगार होगा, ये सब सफलता मिलेगा आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।